हेलो एंड वेलकम प्यारे बच्चों, कैसे हो सारे। मैं असीम भारद्वाज स्वागत करता हूं आप सभी का इस सेशन के अंदर। बच्चे आ जाइए जल्दी से अपने बैच के अंदर। आज हमारा एक नया टॉपिक बच्चे स्टार्ट होने वाला है और आज का टॉपिक आप सभी जानते हैं बच्चे, हमारी केमिस्ट्री के अंतर्गत बड़ा शानदार टॉपिक है। क्वेश्चंस अक्सर देखने को मिलते हैं, समझना मुश्किल होता है, लेकिन आज से आसान हो जाएगा। टॉपिक का नाम बच्चे हमारा क्या रहेगा जिसको हम आज शुरू करेंगे? कंसेप्ट का नाम रहेगा बच्चे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इक्वेशन के नाम से बच्चे रहेगा। बोले तो सर रासायनिक अभिक्रिया व समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया व समीकरण के नाम से बच्चे आज का हमारा कंसेप्ट रहने वाला, जिसको हम लोग शुरू कर रहे हैं। देखिए बच्चे, तीन शब्द आपको यहां पर लिखे हुए दिख रहे हैं। एक है सर केमिकल, और एक शब्द आपके सामने लिखा है बच्चे रिएक्शन, और एक लिखा है सर आपके सामने इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन। देखो यार, केमिकल जो टर्म है ना, रासायनिक जो शब्द है, इसका अक्सर ये मतलब रहता रहा है कि जहां भी केमिकल शब्द जुड़ जाए ना, वहां पर क्या होगा, वहां पर आपकी स्टेट चेंज के बारे में बातें करी जाएगी। यानी कि सर अवस्था परिवर्तन के बारे में हम बात करेंगे। चाहे अपने पास में कोई भी मटेरियल हो, कोई भी केमिकल जो है बच्चे, उसकी अवस्था परिवर्तन की बात की जाएगी। उसके बच्चे कलर चेंज की बात करी जाएगी, उसके रंग में परिवर्तन की बात करी जाएगी, रंग में परिवर्तन की बात करी जाएगी। उसके बच्चे इवोल्यूशन या इवॉल्व ऑफ गैस का निकलना के बारे में बात करी जाएगी। या बच्चे किसी भी केमिकल के टेम्परेचर में चेंज की बात करी जाएगी, उसके तापमान में परिवर्तन की बात की जाएगी। कब? जब रिएक्शन हो रही हो, जब बच्चे रिएक्शन हो रही हो, जब बच्चे रिएक्शन हो रही हो, तब ये बातें करी जाती हैं। मैंने क्या कहा, अभी केमिकल शब्द आ जाए ना, मतलब केमिकल, केमिस्ट्री, रसायन, यानी केमिकल्स के विषय में आपको पढ़ना होता है, उनकी स्टेट चेंज के बारे में, उनके कलर चेंज के बारे में, उनके अंदर से जो गैसें निकलती हैं, या उनके टेम्परेचर में कोई बदलाव होता। कब? जब उन केमिकल्स की रिएक्शन होती है, अभिक्रिया होती है। अभिक्रिया का मतलब है, सिंपल शब्दों में बोल दूं तो इसका मतलब है कि सर आपका जब चेंज होता है, कोई भी परिवर्तन होता है केमिकल्स के अंदर, रसायनों के अंदर, जब कोई भी परिवर्तन होता है, किसमें परिवर्तन? लगभग इन सारी चीजों में जब भी कोई परिवर्तन होता है, हम बोलते हैं भाई केमिकल रिएक्शन हो रही है। किसी भी मटेरियल की स्टेट चेंज हो जाए, किसी मटेरियल का कलर चेंज हो जाए, किसी मटेरियल से कोई गैस निकल जाए, या फिर किसी मटेरियल का टेम्परेचर एंड तापमान बदल जाए, हम बोलते हैं भाई कि अगर ऐसा हो रहा है ना, मतलब रिएक्शन हो रही है उस केमिकल के साथ में, उस केमिकल की किसी दूसरे केमिकल के साथ में रिएक्शन हो रही है, अभिक्रिया हो रही है। तब हमारे पास ये चीजें आते हैं। तो केमिकल रिएक्शन का मतलब ऐसा कोई भी परिवर्तन हो। बच्चे आप लोग केमिकल चेंज पढ़ा होगा, या केमिकल रिएक्शन बोल सकते हो। बताऊंगा एग्जांपल देके, सारी चीजें समझाऊंगा। पहले आपको बेस से लेकर के चलता हूं, इस प्रकार से लेकर चलूंगा यूनिट को आपके दिमाग के अंदर। आपके बचपन की जैसे यादें सेटल है ना बच्चे, वैसे ही इसको भी सेट कर दूंगा। फिर बच्चे ये जो केमिकल रिएक्शन कोई भी हुई, यानी ऐसा ऐसा कोई भी चेंज हुआ, तो बच्चे अब उसको लिखेंगे कैसे? उसको लिखने का तरीका होता है इक्वेशन। कोई भी रासायनिक परिवर्तन हुआ, उसको लिखने का जो तरीका होता है बच्चे, उसको लिखने का जो मेथड होता है, उसी को आप लोग बोलते हो इक्वेशन। इक्वेशन दो प्रकार से लिख सकते हैं। एक आपका वर्ड इक्वेशन होता है, एक आपका बच्चे सिंबल इक्वेशन होता है। एक चिन्ह इक्वेशन होती है, एक आपकी वर्ड्स, शब्दों में जो चीज लिखी जाती है। दो प्रकार की इक्वेशंस का हम लोग यूज करते हैं।
क्या होती वर्ड इक्वेशन, सिंबल इक्वेशन क्या होती, सब समझेंगे हम यहाँ पे। अभी तक आपने इतना समझा है केवल कि सर केमिकल रिएक्शन का मतलब कोई भी केमिकल चेंज हो जाए, किसी चीज के अंदर रासायनिक परिवर्तन हो जाए। सामान्यतः देखो हमारे केमिस्ट्री के अंदर बच्चे, शॉर्टली मैं आपको एक बात बता दूं, आप भी बेसिकली जानते हो कि भी दो प्रकार के चेंज होते हैं सर, हमने पढ़ा है साइंस में सर, दो प्रकार के परिवर्तन होते हैं। एक फिजिकल चेंज होता है सर, भौतिक परिवर्तन, और एक केमिकल चेंज होता है सर, भौतिक परिवर्तन, और एक सर केमिकल चेंज होता है। ये आप सभी बच्चों ने पढ़े हैं, मैं एक बार आपके दिमाग में क्लियर कर देता हूं। एक भौतिक परिवर्तन होता है सर, एक रासायनिक परिवर्तन होता है, दो प्रकार के चेंज होते हैं सर। फिजिकल चेंज हम कब कहते हैं, किसी भी हमारे आसपास कोई भी मटेरियल रखा हुआ है, कोई भी पदार्थ, कोई भी केमिकल रखा है, हम फिजिकल चेंज तब बोलते हैं मेरे भाई जब उसका नया फॉर्मूला नहीं बनता है, नया फॉर्मूला नहीं बनता, जब चेंज होने के बाद नया फॉर्मूला नहीं बनता। जैसे आपके पास में आइस थी, आइस का फॉर्मूला वही H2O होता है, और आइस पिघल के बन गया आपका वाटर बन गया सर, तो वाटर का भी फॉर्मूला वही होता है। जब कोई नया फॉर्मूला नहीं बना है ना, हम बोलते हैं बच्चे फिजिकल चेंज हुआ है। केवल स्टेट चेंज होती है, उसके अलावा कोई चेंज नहीं होता है। जब केवल कोई चीज ठोस से द्रव, द्रव से गैस, गैस से ठोस, कुछ भी हो जाए, हम बोलेंगे ये जो चेंज हुआ ना, ये फिजिकल चेंज है, ये हमारी केमिस्ट्री में नहीं आता। फिर केमिकल चेंज किसको कहेंगे, केमिकल चेंज का मतलब होता है सर न्यू फॉर्मूला, चेंज होने के बाद नया फॉर्मूला बन जाए, जैसे 2H2 हाइड्रोजन थी और ऑक्सीजन थी, तो क्या हुआ बच्चे, यहां पर एक नया फॉर्मूले वाली चीज बन गई, हमने बोला सर केमिकल चेंज है। ये ऐसे कुछ चेंज होते हैं जहां पे कोई नई चीज बनती है, ये याद करने के लिए बता रहा हूं। आप लोगों ने ऐसी परिभाषाएं देखी हैं कि फिजिकल चेंज वो होता है जिसके अंदर कोई नई चीज ना बने, केमिकल चेंज वो होता है जिसमें कोई नई चीज बने, ऐसा हमने देखा है ना। एक और परिभाषा आपने पढ़ी होगी कि सर फिजिकल चेंज वो होता है जिसमें हम लोग रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, देखो ये इधर वाली जो चीजें है ना, जो क्रिया करती हैं, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, इनको रिएक्टेंट बोलते हैं, इनको हम लोग अभिक्रियक बोलते हैं, जो क्रिया करते हैं अभिक्रियक बोलते हैं बच्चे, और जो चीज बनती है ना उनको हम लोग प्रोडक्ट बोलते हैं, उनको उत्पाद कहा जाता है। हम ये कहते हैं सर फिजिकल चेंज वो होता है जिसमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से फिर से रिएक्टेंट बन जाए, उसको हम लोग फिजिकल बोलते हैं। और केमिकल बोलते हैं सर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन जाए, प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट ना बने, ऐसा हमारे द्वारा कहा जाता है। लेकिन इस डेफिनेशन में कुछ कमियां हैं, इसलिए मैंने नहीं लिखवाई है। जो चीज मैं नहीं लिखवा रहा मतलब समझ जाओ, मैं बहुत सोच समझ के चीजें लिखता हूं, जो वर्डों का, जो शब्दों का चयन मैं करता हूं पढ़ाते टाइम बच्चे, बहुत सोच समझ के करता हूं ताकि गलतफहमी के शिकार ना हो। छोटे बच्चों को सिखाने के लिए कुछ परिभाषाएं शुरू में दी जाती हैं जो कि बड़े स्तर पे जब आप जाते हो तो गलत साबित हो जाती है, कुछ कमियां रह जाती हैं। तो ये जो परिभाषा है ना कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन जाए, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट ना बने या बने, ये परिभाषाएं ठीक है छोटे बच्चों को एक बार सिखाने के लिए यूज होती हैं। एक्चुअली में अब तो मैच्योरिटी वाले कंक्लूजन यही समझोगे कि सर फिजिकल चेंज जिसमें कोई नए फॉर्मूले वाली चीज ना बने, फॉर्मूला सेम रहे, बस परिवर्तन हो जाए स्टेट में। केमिकल चेंज का मतलब सर ऐसा चेंज हो जाए जिसमें कोई नए फॉर्मूले वाली चीज बन जाए, तो केमिकल चेंज हो गया। समझ में आ गई बात आप सभी को? इतना समझो, पहले बातें सारी सिखाऊंगा, पुरानी डेफिनेशंस में कमी क्या है वो भी बताऊंगा आपको, पर फिलहाल हम अपने यूनिट जो हमारा चैप्टर है उस चैप्टर पे कंसंट्रेट करेंगे बच्चे, ताकि आपको फिर किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़े। दो प्रकार के चेंज होते हैं सर, यहां पे जो मैंने लिखा है, यहां मैंने जो लिखा, हमारा जो कंसंट्रेशन इस चैप्टर में रहेगा वो केमिकल रिएक्शन का मतलब है कि सर हमारा कंसंट्रेशन रहेगा इस केमिकल चेंज पे। ये रासायनिक परिवर्तन जो होते हैं ना जिसमें कोई नई चीज बनती है, हमारा कंसंट्रेशन इस बात के ऊपर रहेगा बच्चे। और इन्हीं चीजों को जो ये परिवर्तन हुआ है, ये जो अभी चेंज हुआ, ये जो परिवर्तन हुआ है सर, इन्हीं परिवर्तनों को लिखने के लिए हमें केमिकल इक्वेशन की आवश्यकता पड़ती है। अलग अलग वैरायटी की केमिकल इक्वेशन होती है जो आपको मैं समझाऊंगा। चलिए, अभी तक जो बातें मैंने लिखी, मैंने सिर्फ और सिर्फ चैप्टर का जो नाम है उसका मतलब समझाया है, अभी मैंने चैप्टर शुरू नहीं किया। चैप्टर की शुरुआत में यहां से कर रहा हूं बच्चे, ठीक है, चैप्टर की शुरुआत में यहां से करता हूं। अभी तक सिर्फ मैंने आपको चैप्टर का नाम समझाने की कोशिश करी है। चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आप सभी से थोड़ा सा थिंक करने के लिए कहूंगा। थिंक करो बच्चों,
सोचो जरा, क्या सोचना है इस बात के बारे में सोचो कि भाई गर्मी का समय है और गर्मी में आपके कमरे में दूध को कुछ घंटे रखो। तो कुछ घंटे बाद अब दूध के साथ में क्या होगा, सोचो जरा। गर्मियों में आपने अपने घर पे एक्सपेरिमेंट ये तो किया होगा भाई, माता बहनें हमारी जब दूध के साथ में कोई दूसरा प्रोडक्ट बनाती हैं तो कई बार वो क्या करती है, उसको कमरे के तापमान पे छोड़ देती हैं। क्या होगा बच्चे, इसको छोड़ दिया आपने। अच्छा, दूसरी बात है, ग्रेप्स को ऐसे ही छोड़ दो कई दिनों तक। ग्रेप्स, अंगूर जो है ना, उनको कई दिनों तक छोड़ दो। 10 दिन बाद देखना, ग्रेप्स को छोड़ 10 दिन के लिए, 10 दिन बाद देखना एक प्रोसेस सड़ने लग जाते हैं। सड़ने की प्रोसेस, गलने की प्रोसेस को बोलते हैं फर्मेंटेशन, इसको बोलते किण्वन। इसके बारे में सोचो, ऐसा क्यों हुआ, ये किण्वन होने से हमारे चैप्टर से क्या रिलेशन है, इसके बारे में सोचो कि अंगूर जो थे कई दिनों तक हमने उसको छोड़ दिया, तो मेरे भाई फिर अंगूर के साथ में क्या हुआ, इसको सोचो। अच्छा, दूसरी बात है, आप खाना पकाते हो, भोजन, सोचो उसके विषय में। फूड कुक्ड, जो भोजन हम पकाते हैं, भोजन का पकना बोल सकते हो, उसके बारे में सोचो कैसे पक गया। या आप लोग खाते हो तो भोजन का आपकी बॉडी के अंदर क्या हो जाता है, डाइजेशन हो जाता है, भोजन का पाचन हो जाता है। कैसे हुआ, क्या हो रहा है एक्चुअली में यहाँ पे, भोजन के पाचन के विषय में सोचो। अच्छा, आप सांस लेते हो तो सांस क्यों ले रहे हो आप हर सेकंड, रेस्पिरेशन यानी श्वसन आप कर रहे हो बच्चे, सांस ले रहे हो। तो ये इतनी क्यों आवश्यकता है कि आपके सांस जब तक चल रही हैं तो आप ह्यूमन बीइंग हो, सांस बंद होते ही साथ वी आर नॉट ए ह्यूमन बीइंग, डेड बॉडी के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्या हो रहा है सर, ये सारी चीजें हैं। देखो मेरे भाई, आप इमेजिन करो कि सर हमने गर्मी में कमरे में दूध को रख दिया कुछ घंटे तक, रात में रख दिया, सुबह देखा, हमने देखा सर मिल्क जो था ना, मिल्क तो सर आपका कर्ड में, दही में कन्वर्ट हो गया सर, यानी एक नई चीज बन गई सर। सर हमने मिल्क लिया था, मिल्क से एक नई चीज बन गई सर, नई चीज बनी है। मतलब क्या हुआ है, मतलब ये है सर, केमिकल रिएक्शन हुई है, रासायनिक अभिक्रिया हो गई सर, नई चीज बन गई, कर्ड अलग है, स्टेट चेंज हो गई। लिक्विड फॉर्म में था मिल्क, थोड़ी थोड़ी जेल या सॉलिड टाइप की बन गई सर, स्टेट चेंज हुई, केमिकल चेंज हुआ है सर। अब कुछ बच्चे कहेंगे मास्टर जी हमने तो ये पढ़ा था कि स्टेट चेंज तो फिजिकल चेंज में होती है, भौतिक परिवर्तन में होती है भौतिक परिवर्तन में स्टेट चेंज, लेकिन वहां केवल स्टेट चेंज होती है। यहाँ पे स्टेट चेंज होगी तो एक नई चीज भी बनेगी केमिकल चेंज में, रासायनिक परिवर्तन में भी स्टेट चेंज हो सकती है, लेकिन जब भी स्टेट चेंज होगी तो एक नई चीज का भी निर्माण होगा। प्यारे बच्चे ध्यान रखना, मिक्स मत करना। ओके सर। अच्छा, अंगूर को आपने 10 दिन छोड़ दिया, कुछ दिनों बाद देखा आपने कि उसके साथ फर्मेंटेशन यानी उसके सड़ने की, गलने की प्रोसेस हुई, और फर्मेंटेशन के बाद में कुछ दिनों बाद देखना आप उसके अंदर क्या बनता है, उसके अंदर अल्कोहल का निर्माण होने लगता है। एक नई चीज बन गई सर, नई चीज बन गई तो सर क्या हुआ, केमिकल रिएक्शन हो गई सर, यहां भी रासायनिक अभिक्रिया हुई। अच्छा बच्चे, हमारा भोजन पक गया, भोजन पकने के बाद पहले भोजन कैसा था, पकने के बाद कैसा हो गया, अब जो भोजन बना तो भाई कैसे बना, कोई ना कोई तो रिएक्शन हुई है सर, कोई ना कोई गैस निकली होगी, कोई ना कोई नए कंपोनेंट बने होंगे, कुछ विटामिन हटे होंगे, नई चीज बनी है सर। अच्छा, अब भोजन हम खाते हैं तो खाने के बाद में हमारी बॉडी के अंदर इतने सारे केमिकल्स, एंजाइम्स हैं, वो भोजन को तोड़ देते हैं और नए नए कंपोनेंट बना देते हैं। मतलब सर यहाँ भी क्या हुई यहाँ भी कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हुई होगी, इसलिए सर हमने भोजन जो खाया था उससे अलग बहुत सारे कंपोनेंट हमारे शरीर में बन जाते हैं। ऐसे ही सर रेस्पिरेशन, सांस क्यों ले रहे हैं भाई, रेस्पिरेशन में जो तुम ऑक्सीजन लेते हो ना, उससे एक केमिकल बनता है जिस केमिकल का नाम है एटीपी, नया केमिकल बनता है, नया केमिकल बनता है। मतलब नया केमिकल बना, मतलब क्या हुआ होगा, केमिकल रिएक्शन हुई होगी प्यारे बच्चे। यानी कहने की बात यह है सर कि हमारे शरीर के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर या हमारी बॉडी के आसपास, हमारे घर में, हमारे कार्यस्थल पे, जहां भी हम हैं, चारों तरफ कुछ ना कुछ ऐसे परिवर्तन हो रहे हैं जो ये कहते हैं कि भाई केमिकल चेंज हो रहा है, रासायनिक परिवर्तन हो रहा है, मतलब रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही हैं।
तो इन्होंने जस्ट हमें ये कहा कि रासायनिक अभिक्रियाएं हमारे चारों तरफ हो रही हैं बच्चे, ठीक है। अब रासायनिक अभिक्रिया हो रही हैं तो लिखने का तरीका कौन सिखाएगा? असीम सर। आपको आज मैं सिखाऊंगा कि जो रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही हैं इनको लिखा कैसे जाता है बच्चे, बैलेंस कैसे किया जाता है, बिल्कुल आपके मस्तिष्क में जिंदगी भर के लिए सेट कर दूंगा दोनों बातें। तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का जो हमारी यूनिट है ना, उसके पीछे का आइडिया यही है कि भाई हमारे आसपास बहुत सारी केमिकल रिएक्शन हो रही हैं, उन रिएक्शंस को लिखने का तरीका सिखाना है मुझे आपको, कैसे लिखा जाता है, लिख के कैसे बैलेंस किया जाता है, सारी बातें बताऊंगा। ठीक है सर। मैं शुरुआत आपको सिखाने की एक केमिकल रिएक्शन से करता हूं। पहले मैं उसको सिंपल फॉर्म में लिखता हूं, फिर बताऊंगा कि हमें क्यों आवश्यकता पड़ी हमारे समीकरण बनाने की और समीकरण बनते कैसे हैं। भाई एक ब्यूटीफुल सा एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल क्या है? जो एनसीईआरटी बोलती है, मैग्नीशियम से बना हुआ एक टुकड़ा है, बोलते हैं रिबन। ये शब्द यूज किया था, मैग्नीशियम का रिबन। मैग्नीशियम रिबन जो है ना बच्चे, इसको हम बर्न करते हैं इन एयर। जहां एयर शब्द समझ जाना, उसके अंदर ऑक्सीजन होती है। एयर इन ऑक्सीजन मतलब मैग्नीशियम का टुकड़ा हम एयर जो है ना ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं, बर्न करते हैं। बर्न करने का मतलब है जलाना, ठीक है। मैग्नीशियम का रिबन है, टुकड़ा है, मैग्नीशियम का जो टुकड़ा है उसको हम जलाते हैं, ठीक है। कहाँ पे? वायु या कह सकते हो ऑक्सीजन की उपस्थिति में। जैसे ही ऑक्सीजन की उपस्थिति में आग जलाते हैं, उसके ऊपर रिबन का टुकड़ा रखते हैं, तो क्या होता है बच्चे? वो वाइट फ्लेम सफेद ज्वाला के साथ, सफेद ज्वाला के साथ जलेगा। सफेद ज्वाला, सफेद कलर की आग निकलेगी और जल के क्या होगा बच्चे? जलने के बाद में वो वाइट पाउडर के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, सफेद पाउडर बनके आपको मिल जाएगा। वो सफेद पाउडर मिलेगा आपको, सफेद पाउडर मिलेगा आपको। मतलब मेरा कहने का है, ये प्यारे बच्चे मैंने ले लिया एक मैग्नीशियम का रिबन, ये मैंने ले लिया मैग्नीशियम का रिबन, ठीक है। और ये जलाई मैंने आग, ये मैंने आग जलाई और ऑक्सीजन की सप्लाई यहां पर है, क्योंकि एनवायरनमेंट में हम हैं तो ऑक्सीजन इसको मिल रही है आग जलने के लिए, ऑक्सीजन इसको मिल रही है। ये O2 है जो इसको मिल रही है। तो क्या हुआ? ये जल के और क्या प्राप्त हुआ बच्चे हमें? ये इसके जलने से, ये आग जला रखी थी, यहां नीचे हमें सफेद पाउडर प्राप्त हुआ, सफेद पाउडर प्राप्त हुआ हमें यहाँ पे। ये जल गया पूरा तो सफेद पाउडर यहाँ पे प्राप्त हुआ। अब बात हमारी विचार करने की क्या है कि सर ठीक है, ये क्या हुई? एक नई चीज बनी है सफेद पाउडर। वैसे ही जो सफेद पाउडर होता है ना, इस सफेद पाउडर को हम लोग अपने केमिस्ट्री में कहते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं बच्चे। तो मैंने कहा एक केमिकल रिएक्शन हुई, एक रासायनिक अभिक्रिया हुई प्यारे बच्चों यहाँ पे। और ये जो रासायनिक अभिक्रिया हुई, इसमें क्या हुआ? मैग्नीशियम था, मैग्नीशियम को जलाया तो सर मैग्नीशियम ऑक्साइड एक नया चीज बन गया। अब यार केमिस्ट्री में जैसे पीछे वाली अभिक्रिया मैंने बताई थी, वैसे ये बताई है कि भाई नई चीज बन जाए तो केमिकल रिएक्शन होती है, रासायनिक अभिक्रिया होती है। अब ये नई चीज जो बनी है ना, मैं तुमसे कहूं कि बेटा इसको लिख के बताओ मैं तुमसे कहूं कि बेटा इस नई जो रासायनिक अभिक्रिया मैंने आप सभी को सिखाया, इसको लिख के बताओ, तुम क्या करोगे? तुम कहोगे एक मैग्नीशियम का रिबन लिया सर हमने, फिर आग जलाई सर, आग के ऊपर मैग्नीशियम के रिबन को रखा, ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही थी, ऑक्सीजन की सप्लाई होने से सर वो सफेद पाउडर में बदल गया, और बाद में हमने लेबोरेटरी में जाके देखा तो सफेद पाउडर जो था वो एक केमिकल था जिसका नाम था मैग्नीशियम ऑक्साइड। केमिस्ट्री में लोगों ने सोचा भाई हर बार इतना कैसे लिखा जाएगा, कोई तो छोटा तरीका निकालो, इतना डिस्क्रिप्शन कौन देगा बार बार? हम तो डिस्क्रिप्शन देने में रह जाएंगे, एक्सपेरिमेंट कब करेंगे? हमें कोई शॉर्ट तरीका चाहिए। तो फिर बच्चे आपको शॉर्ट तरीका जो आया ना उसको लिखने का, वो था आपका सबसे पहला वर्ड इक्वेशन। मतलब इसी केमिकल चेंज जो हुआ है ना पीछे, ये जो रासायनिक अभिक्रिया हुई है, इसको लिखने का पहला तरीका था वर्ड इक्वेशन आया, यानी जिसको आप लोग बोलते हो शब्द समीकरण। ये हमने शुरू किया बच्चे शब्द समीकरण। इसमें क्या करते थे?
जो भी ऊपर हुआ है उसको वर्ड्स में लिखते थे। कैसे कि भाई एक तो हमने क्या लिया था, मैग्नीशियम का रिबन लिया था, तो बोला सर हम ऐसे लिखेंगे उसको, मैग्नीशियम किसकी उपस्थिति में काम हुआ था सर, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो सर ऑक्सीजन लिखेंगे। और फिर लास्ट में बना क्या था, हीट देने के बाद बना क्या था सर, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना था, तो उसको हम ऐसे लिख देंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये हमने लिख दिया। इस प्रकार से प्यारे बच्चों हमारे सामने वर्ड इक्वेशन बनी, जो पूरा डिस्क्रिप्शन था ना वो इसी में आ गया। हमने ये बोल दिया कि भाई यहाँ पर हीट किया है, इसको गर्म किया, जलाया है या बर्न किया, तो लिख देंगे यहाँ पे, और ये बन गई वर्ड इक्वेशन। मतलब उस पूरे डिस्क्रिप्शन को शॉर्ट में लिखने का एक तरीका हमने डेवलप किया, जो आपके सामने लिखा है। लेकिन यार इसमें भी दिक्कत आई, बोला यार ये भी बड़ा लग रहा है, कुछ टाइम बाद ये भी बड़ा लगता है। होता है ना जब आप कहीं, अब पहली बार आपने पैसे कमाए, आपने मोबाइल लिया, पहली सैलरी आते ले लिया, और 6 महीने बाद आपको मोबाइल छोटा लगने लगता, आपको लगता नहीं यार और महंगा लेना है मुझे, और बड़ा फोन लेना है ना। यहाँ भी केमिस्ट जो हमारे हैं उनके साथ भी ऐसा ही हुआ, पहले बनाया है तरीका, उससे तो शॉर्ट था, लेकिन बोले यार और भी तो शॉर्ट हो सकता है। इसको, इस मेथड को प्यारे बच्चे, इस मेथड को कंसाइज करने के लिए, इस मेथड को प्यारे बच्चे संक्षिप्त में करने के लिए, जस्ट सेकंड बच्चे, इस मेथड को संक्षिप्त में करने के लिए, इस मेथड को छोटा करने के लिए मेरे भाई हमने क्या किया सर, इस मेथड को छोटा करने के लिए हमने एक और तरीका अपनाया, और उसी को हम लोग बोलते हैं मेरे भाई सिंबल इक्वेशन। सिंबल इक्वेशन, सिंबल इक्वेशन, ठीक है। चिन्ह या सूत्र समीकरण, हमने सूत्र समीकरण बच्चे हमने लिखना शुरू किया सर, ठीक है। चिन्ह या सूत्र समीकरण हमने लिखना शुरू किया, और ये जो सूत्र समीकरण प्यारे बच्चों हमने लिखे, इसमें हमने क्या किया सर, मैग्नीशियम की जगह पे मैग्नीशियम का सूत्र लिख दिया Mg, ऑक्सीजन की जगह पे ऑक्सीजन का सूत्र लिख दिया, और मैग्नीशियम ऑक्साइड की जगह पे सर हमने MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड लिख दिया। ये ऐसे हमने सूत्र के रूप में लिखना शुरू कर दिया। ये है बच्चे आपकी फाइनल केमिकल इक्वेशन, जिसको सिंबल इक्वेशन बोल सकते हो, या आज हम जिसका यूज करते हैं संक्षेप में, ठीक है। तो ये आपकी केमिकल इक्वेशन होती है। केमिकल रिएक्शन को ही लिखने का तरीका है शॉर्ट में, संक्षेप में, उसको हमारे द्वारा क्या कहा जाता है सर, उसको हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन। तो एक तो वर्ड इक्वेशन होती, एक सिंबल वाली होती, सूत्र वाली होती, फॉर्मूला वाली इक्वेशन बोल सकते हो इसको, कोई समस्या नहीं बच्चों। चलिए सर, हालांकि गलत है ये तुम्हारे सामने जो लिखी है, तरीका बता रहा हूं, इस गलती क्या वो भी सुधारूंगा, अभी बताऊंगा आपको, सिखाना है मुझे। भाई लिखना तो सीख लिया हमने, फिर जब इसको लिखना सीख रहे थे ना, तब दिमाग में आया एक चीज हमारे, एक नियम लेवोइजियर ने दिया था। एंटोनी लेवोइजियर जानते हो ना, केमिस्ट्री के फादर, उन्होंने एक नियम दिया था, हमारे तुरंत दिमाग में आया, उसको बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। एक ये नियम दिमाग में आया भाई, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी सर द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत, ठीक है भाई, द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत, ये हमारे पास में नियम आया बच्चे। द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत ये दे चुके थे, पहले ही आ चुका था, ये एंटोनी लेवोइजियर, जिनको केमिस्ट्री का फादर कहते हैं, उन्होंने दिया था। ये इक्वेशन जो पीछे लिखी है ना, ये लिखने के बाद ध्यान में आया। आपको कुछ रह से कैसे ध्यान में आया, समझो पहले बात को, पहले नियम बताता हूं, फिर समझाऊंगा यहां कैसे लागू हो रहा है। इस नियम ने ये कहा था, बिफोर, दोनों लैंग्वेज में बताऊंगा, एंड आफ्टर, बिफोर एंड आफ्टर ए केमिकल रिएक्शन, नंबर ऑफ एलिमेंट or number of
एटम, सॉरी बच्चे, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ any element on either side का मतलब रिएक्टेंट की साइड या प्रोडक्ट की साइड, either side इज सेम। इसने कहा भी, नियम ने क्या बताया आपको, नियम ने बताया था कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के पहले व बाद में किसी तत्व के परमाणु की संख्या अभिक्रियक व उत्पाद की और समान होती है। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दिया था, ठीक है। किसने दिया था सर? लेवोइजे ने दिया था। इसने कहा था भाई कोई भी केमिकल चेंज हो चाहे रिएक्शन हो, रिएक्शन में जो इधर वाले रिएक्टेंट होते हैं, जैसे आप इस रिएक्शन का एग्जांपल लें हम, तो ये इधर वाले क्या है? रिएक्टेंट है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जिन्होंने क्रिया करी है, रिएक्टेंट है बच्चे, ये अभिक्रियक है ना, अभिक्रियक है सर। और ये क्या है बच्चे? ये आपका प्रोडक्ट है सर, ये आपका प्यारे बच्चे उत्पाद है। तो बोला कि इधर मैग्नीशियम जो एलिमेंट है उसके जितने एटम हैं उतने ही एटम इधर होने चाहिए। बोला ऑक्सीजन के इधर जितने एटम हैं उतने ही एटम उधर होने चाहिए। वो तो देखो लगा के पहले लग रहा है कि नहीं, क्योंकि किसी भी केमिकल इक्वेशन जो हम बनाते हैं, रासायनिक समीकरण, उस पर ये बात लगनी चाहिए, नहीं तो कंजर्वेशन ऑफ मास ये नियम ही गलत हो जाएगा। एटम की संख्या सेम होनी चाहिए। तो हमने देखा यहाँ पे मैग्नीशियम है, एक है इधर मैग्नीशियम, इधर भी एक है, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ दो हैं, यहाँ तो ऑक्सीजन एक ही है सर, नियम तो नहीं लग रहा, नियम नहीं लग रहा ना। तो आपने केमिकल इक्वेशन लिखना तो सीख लिया, लेकिन उसको सही बनाना नहीं सीखा आपने अभी। ये तो सेम करने पड़ेंगे मेरे भाई, ये तो प्रकृति का नियम है कि भाई अभिक्रिया होने से पहले जितना था कंटेंट उतना ही बाद में रहेगा। तो कैसे सीखें? तो इस बात को सिखाने के लिए, ये आइडिया कहां से आया? इनके नियम से आया था। तो इस बात को सिखाने के लिए फिर हमने क्या शुरू किया? फिर हमने शुरू किया एक नया काम जिसको बोलते हैं बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। ये काम हमने नया शुरू कर दिया, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, यानी रासायनिक समीकरण का संतुलन। बोला भाई संतुलित करो इसको, जब भी कोई केमिकल इक्वेशन लिखोगे ना उसको संतुलित करना पड़ेगा, उसको संतुलित करोगे तो ही वो सही होगी। तो भाई बैलेंसिंग का कंसेप्ट यहां से आया कि भाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास तो ये कहता है कि भाई दोनों ही साइड में एटम्स की जो संख्या है परमाणुओं की जो संख्या है वो सेम होनी चाहिए मेरे भाई, समान होनी चाहिए। तो ये परमाणुओं की संख्या समान होगी, कैसे होगी? बोला उसके लिए तुम्हें एक चीज सीखनी पड़ेगी, क्या? बैलेंसिंग। शॉर्ट टर्म में क्या बोलते हैं इसको? सिंपल शब्दों में बोलते हैं बैलेंसिंग, बोलते हैं संतुलन बोलते हैं। अब मैं आपको ये सिखाऊंगा प्यारे बच्चों, ठीक है? जितनी आसानी से अभी तक आपने सीखा ना, देखो ये बैच के अंदर आपको सारी चीजें, मतलब आपका बेस पहले से क्या मुझे नहीं पता, लेकिन संसारम पे इस बैच में आप जुड़े हो तो इस बैच में आपको सारी चीजें बच्चे आपके 0 लेवल से और उस अंतिम लेवल तक आपको ले जाके छोड़ा जाएगा जहां तक पेपर को क्लियर करने में आपको दिक्कत ना हो। चलिए सर, तो ये बैलेंसिंग का कंसेप्ट कहां से आया, समझ में आ गई बात? शुरू करें। बैलेंसिंग को शुरू करने से पहले एक बार मैं आपको बता देता हूं कि इस बैलेंसिंग वाले कंसेप्ट में आपको क्या क्या चीजें करनी है। पहले कुछ एग्जांपल्स दूंगा मैं आपको, फिर उससे आपका बेस और अच्छा तैयार होगा। बैलेंसिंग क्यों आवश्यकता पड़ी, समझ गए ना?
क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ने कहा था भाई उधर भी एटम सेम होंगे, चाहे कोई भी एलिमेंट, उधर 2 आयरन है तो उधर भी 2 आयरन होंगे, ऐसी बातें थी। सो अब कैसे करेंगे सर, एक और एग्जांपल लेता हूं, फिर आपको परफेक्टली नीड समझ में आ जाएगी बैलेंसिंग की। अभी तक जो मैंने किया ना वो तो आपको इस इक्वेशन से जोड़ के मैंने बताया। अब एक एग्जांपल लेता हूं मैं। एग्जांपल ये था हमारे पास, हमें कहा गया भाई जिंक है अपने पास और जिंक के साथ में सल्फ्यूरिक एसिड, इनकी अभिक्रिया करवाई गई तो क्या बना, तो हमें बताया गया कि भाई जिंक सल्फेट बना और हाइड्रोजन गैस। एक अभिक्रिया एग्जांपल लेता हूं बच्चे मैं आप सभी के सामने, है ना, अभी रटने की आवश्यकता नहीं है, समझ रहे हो, समझोगे। इस इक्वेशन से मैं आपको ये बताऊंगा कि बैलेंसिंग क्यों होती है, फिर एक और एग्जांपल देके आपको बैलेंसिंग करना सिखाऊंगा। बैलेंसिंग करने के जो 5 से 7 स्टेप्स होते हैं, एक एक करके वो स्टेप बताऊंगा आपको, और फिर 7 स्टेप को एक साथ मिक्स करके बताऊंगा कि सॉल्ट में कैसे चीज करोगे। ओके सर। भाई एक वर्ड इक्वेशन हमारे सामने लिखी हुई है, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, दोनों की अभिक्रिया हुई तो क्या बना सर, जिंक सल्फेट बना और सर हाइड्रोजन गैस बनी। ये तो सर वर्ड इक्वेशन है। अच्छा पेपर में ऐसे भी आते हैं क्वेश्चन, बोलेंगे वर्ड इक्वेशन को आप सिंबल इक्वेशन में या फॉर्मूला इक्वेशन में कन्वर्ट करो, ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं आपके, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो पहले तो सिंपली क्या करोगे, जिंक का जिंक लिख दो, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला आपको पता है H2SO4 लिख दो, लिख दिया सर। फिर जिंक सल्फेट Zn और सल्फेट SO4 और साथ में सर हाइड्रोजन गैस, ये H2 हमने कर दिया। हाइड्रोजन को जब गैस लिखोगे तो H2 लिखते हैं, जैसे ऑक्सीजन को गैस लिखते हो तो O2 लिखते हैं। नाइट्रोजन को जब गैस के रूप में लिखते हो तो N2 लिखते हैं, ध्यान रखना। ये चीजें सीख जाओगे आप, धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते सारी बातें सीख जाओगे। ठीक है सर, मैंने कहा ये मैंने इसको वर्ड इक्वेशन से बना दिया ये। अब सबसे पहला काम है कि सर जो एंटोनी लेवोइजियर ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दिया था, द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत दिया था, सर देखें एक बार ये बैलेंस है कि नहीं। कैसे देखोगे बैलेंस है कि नहीं, तो जितने भी एलिमेंट है ना लिख लो, जिंक है, हाइड्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, 4 है ना। अच्छा ये चारों रिएक्टेंट साइड में भी हैं, यानी अभिक्रियक की तरफ इधर हैं, और प्रोडक्ट में भी हैं, प्रोडक्ट में भी हैं ये चारों। अब देखो एक बार बैलेंस है कि नहीं, बैलेंस का मतलब इनके नंबर ऑफ एटम काउंट करो, परमाणुओं की संख्या देखो। सर हाइड्रोजन रिएक्टेंट में कितने हैं, 2 हाइड्रोजन हैं, सॉरी पहले जिंक है ना, जिंक कितने हैं, जिंक सर 1 है, और हाइड्रोजन कितने हैं बच्चे, 2 हैं सर। सल्फर कितने हैं, 1 है सर। ऑक्सीजन कितने हैं, 4 हैं सर। उधर देखिए प्रोडक्ट में जिंक कितने हैं, जिंक सर 1 है, और उसके बाद हाइड्रोजन कितने हैं सर, 2 हैं। सल्फर कितने हैं सर, 1 है। ऑक्सीजन कितने हैं सर, 4 हैं। तो भाई अब देखो कंपेयर करके, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में जिंक क्या है, इक्वल, हाइड्रोजन क्या है, इक्वल, सल्फर क्या है, इक्वल, ऑक्सीजन क्या है, इक्वल। तो ये रासायनिक अभिक्रिया अपनी पहले से ही बैलेंस्ड है, ये पहले से ही संतुलित है, इसको बैलेंस करने की आवश्यकता नहीं है। आपको भी हमेशा पहले यही देखना है। कभी आपको एग्जाम में बहुत कंफ्यूज करता है, ऐसे दे देता पहले से बैलेंस इक्वेशन, बच्चे उसको गलत कर देते हैं और कहते हैं सर आंसर ही नहीं आ रहा था, हम क्या करें। पहले चेक करना है ऐसे, पहले आपको चेक करना प्यारे बच्चों कि ये बैलेंस्ड है या नहीं, संतुलित है या नहीं, ठीक है ना। तो ये बैलेंस्ड है तो इसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं करनी, बैलेंसिंग पहले से है। तो बैलेंसिंग क्या होती है समझ में आएगा ना, नंबर ऑफ एटम्स दोनों साइड बराबर होने चाहिए। अब करेंगे कैसे सर, अब आते हैं अपने मेन एग्जांपल में बच्चे, जहां से आप करोगे बैलेंसिंग कैसे होती है। ले एग्जांपल अपना, फिर बैलेंसिंग के स्टेप्स हमें शुरू करने हैं, उन्हीं से तो पता लगेगा बच्चे। बैलेंसिंग के स्टेप्स हम लगातार जो 5-7 स्टेप हैं उन सारे स्टेप्स को पूरा करेंगे तभी हमें पता लगेगा। चलिए सर, उम्मीद करता हूं इतनी सी बात आप सभी को समझ में आ गई होगी। ओके सर, बढ़ा जाए, बताओ पहले यहां तक क्लियर हुआ या नहीं हुआ आप सभी को, यहां तक क्लियर हुआ या नहीं।
चलिए, उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया होगा बच्चे, है ना। अब बैलेंसिंग के लिए हम लोग अपनी रासायनिक अभिक्रिया लेंगे। मान लीजिए जैसे एक रिएक्शन लिखता हूं पहले आप सभी के सामने। ये मैंने आयरन ले लिया, ये मैंने इसकी अभिक्रिया करवाई H2O के साथ में, ठीक है। ये मान लो हमारे पास में, देखो जब भी अभिक्रिया करवाओगे तो आयरन का ऑक्साइड बनता है Fe3O4, और इसके अलावा बच्चे साथ में क्या बनेगा, हाइड्रोजन, जैसा मैंने अभी बताया था आपको। भाई वाटर के साथ मेटल रिएक्ट करता है तो कौन सी गैस निकलती, हाइड्रोजन। पीछे पढ़ा था आपने, पिछले चैप्टर में पढ़ा था। मैंने आयरन की और वाटर की अभिक्रिया लिखी है ना, और आयरन का ऑक्साइड बन गया और हाइड्रोजन बन गया। अब ये अभिक्रिया आपके सामने बच्चे, ये रासायनिक अभिक्रिया आप सभी को दिखाई दे रही होगी। इसी के विषय में हम लोग अभी चर्चा करने वाले हैं, बातचीत करने वाले हैं। सबसे पहला काम क्या होता है, हम जब भी किसी रासायनिक केमिकल इक्वेशन की बात करते हैं, सबसे पहला काम क्या होता है मेरे भाई, ये चेक करना कि वो बैलेंस है या नहीं। ये चेक करना बच्चे कि वो पहले से तो बैलेंस नहीं है। अब देखो बार बार, जैसे मैंने पिछले एग्जाम्पल में आपको बताया ना, बार बार वैसे नहीं करना है, कभी तुम भी बना बना के बैठ जाओ। ये सिखाने की बात है, बाकी तुम समझ लेते हो खुद ही। जैसे अभी इसमें ही आयरन है, आयरन में कितने हैं बच्चे, आयरन में 1 है यहाँ पे, यहाँ आयरन के 3 हैं। ओके सर, तो आयरन तो बैलेंस नहीं है। हाइड्रोजन के यहाँ पे 2 हैं, यहाँ भी हाइड्रोजन के 2, हाइड्रोजन बैलेंस है। ऑक्सीजन का यहाँ पे 1 है सर, यहाँ ऑक्सीजन के 4 हैं, तो ये भी बैलेंस नहीं है। मतलब ये जो ऊपर रासायनिक अभिक्रिया आपके सामने लिखी हुई है, ये अनबैलेंस्ड है बच्चे, ये असंतुलित है सर, ये संतुलित नहीं है। इसको हमें करना पड़ेगा, और एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा ही आएगा, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो बच्चे ध्यान से समझेंगे आप सारे स्टेप्स इसके, ठीक है सर। अनबैलेंस है तो अब हमारे स्टेप शुरू होंगे, यहाँ से 5-7 स्टेप में आपको बताऊंगा मैं, बहुत आसान तरीके से। बट आज की क्लास में यहीं तक रखेंगे, आज सारे स्टेप हो नहीं पाएंगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर बच्चे आप सभी से मुलाकात होगी, और इसी बैच की इसी टाइम पे जो आपकी कक्षा रहती है लाइव क्लास, उसी के अंदर मुलाकात होगी। तो बच्चे बैलेंसिंग के रूल करेंगे, एग्जाम्पल्स देखेंगे बहुत सारे, और इसको चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। मिलते हैं बच्चे फिर अगले सेशन में। जय हिंद भाई।